हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, जिसके अंदर हम कुछ टर्म्स को देखेंगे जैसे कि वेरिएशंस, हेरिडिटी। जेनेटिक्स बेसिकली होती क्या है, क्या हम उसमें स्टडी करते हैं, एंड देन हम मेंडल के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ने क्या वर्क किया है जेनेटिक्स में, एंड उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं? सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, दीज डिफरेंसेस आर टर्म्ड वेरिएशंस। देखो, जैसे वेरिएशंस हम समझ सकते हैं, जैसे हम सब ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में एक दूसरे को अगर हम देखें तो काफ़ी सारी वेरिएशंस हमारे अंदर हैं। तो उन वेरिएशंस को, उन चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। ठीक है, जो चेंजेस हमारे अंदर हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएशंस। बेसिकली देखने में तो हम सब के सभी ह्यूमंस हैं, ठीक है, सबके सब ह्यूमंस हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हमारे अंदर हैं जिनको हम वेरिएशंस बोलते हैं। अब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब देखिए, जैसे हम कहीं देखते हैं कि किसी के यहाँ कोई छोटा बेबी होता है, देन वहाँ पे सब लोग जाके ये सब बोलने लगते हैं कि इसकी आइज़ इसकी मदर पे गई हैं, इसकी नोज़ फादर पे गई हैं। इस तरीके के एग्जांपल्स हमने आसपास देखे हैं काफ़ी। तो जो ये पेरेंटल ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब हेरिडिटी और वेरिएशन की ही जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जब साइंटिफिक स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन की, इसी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स के अंदर किस चीज़ की स्टडी होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। The word genetics was first suggested by prominent British scientist William Bateson। ठीक है, विलियम बेटसन ने सबसे पहले ये वर्ड जेनेटिक्स को सजेस्ट किया था। ये सब कुछ टर्म्स हैं जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन। ठीक है, अगर हम कुछ बात करें, जैसे कि हम बात करें एक सेल की, तो हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग ही एक वैल्यू होती है कि हम उसके अंदर क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे। अगर हम सेल की बात करें तो हम सेल का पूरा स्ट्रक्चर, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, सब कुछ हम सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन सेल के अंदर ही जीन्स, क्रोमोसोम्स भी तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेल बायोलॉजी के अंदर जीन्स और क्रोमोसोम्स को इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि वो हेरिडिटी के अंदर आते हैं, और हेरिडिटी को हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेंडल्स प्रिंसिपल्स की। ग्रीगोर जॉन मेंडल, जो कि 1822 उनका बर्थ ईयर था एंड 1884 डेथ ईयर था, नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, वॉज एन ऑस्ट्रेलियन मोंक। ठीक है, वो एक ऑस्ट्रेलियन मोंक थे। अब यहाँ से जो है मेंडल की एक, यू कैन से कि एक स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या काम किया, किस तरीके से किया, और क्या उन्होंने इन्वेंशंस जेनेटिक्स के अंदर न्यू इन्वेंशंस किए। ठीक है, तो अब देखिए 65 में इन्होंने पब्लिश किया था अपना रिजल्ट, जो था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, और टाइटल उनके एक्सपेरिमेंट का था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और जर्नल का जो नाम था ये है द प्रोसीडिंग ऑफ द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस जर्नल में अपना एक्सपेरिमेंट्स को पब्लिश कराया था। फिर 1900 में जो है उनका जो ये वर्क है वो रीडिस्कवर कराया गया था। अब रीडिस्कवर किस लिए? उस टाइम पे जब इन्होंने अपना जो वर्क है वो पब्लिश कराया था, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया था, और इनके वर्क में जो ज़्यादातर स्टैटिक्स का यूज़ किया गया था, मैथ्स का यूज़ किया गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस टाइम पे साइंटिस्ट को इतना क्लियर नहीं थी, और वो पब्लिश होने के बाद भी इतनी पॉपुलर नहीं हुई उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे। और उसके बाद जब 3 साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम दिया गया है, ह्यूगो डिवेरिस हॉलैंड से, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी एंड रिक टेस्मार्क ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बाद में मेंडल का वर्क देखा, इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे, उन्होंने वर्क चेक किया और देखा कि ये तो पहले से ही पब्लिश किया गया है, तो उन्होंने अपने नाम के साथ साथ मेंडल का भी नाम जोड़ के उसको दोबारा से पब्लिश किया, जिसके बाद ही जो ये एक्सपेरिमेंट वर्क जो था मेंडल का, वो फेमस हुआ और साइंटिस्ट के जानने में आया कि ये सब चीज़ें बिल्कुल सही थी जो मेंडल ने उस टाइम पे की थी। जब मेंडल अपना वर्क कर रहे थे तो उन्होंने
ये देखा कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, जिससे कि कैरेक्टर्स भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो उस जो भी चीज़ थी उन्होंने उसका नाम फैक्टर दिया था कि फैक्टर्स हैं जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और उनके कैरेक्टर जिसके थ्रू कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और इन्हीं फैक्टर्स को बाद में नाम दिया गया था जीन्स। डैनिश बोटेनिस्ट विलियम जॉनसन coined this term in 1909. It is defined as a unit of heredity. ठीक है, it is a डिफाइन की गई थी यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि यूनिट ऑफ हेरिडिटी का मतलब ये है कि ये एक वो चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और जिसकी वजह से भी उनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सेम हैं। ठीक है, तो ये था फैक्टर्स और जीन्स के बारे में। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात है। जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने क्या सबसे पहले उन्होंने एक प्लांट को चूज़ किया। वो प्लांट था गार्डन पी प्लांट। ठीक है, गार्डन पी प्लांट का जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, अब उन्होंने किस लिए अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए गार्डन पी को सेलेक्ट किया था, पर क्या क्या उसकी जो कैरेक्टर्स थे, किस वजह से उन्होंने उसको सेलेक्ट किया था। ईजी टू कल्टिवेट था, शॉर्ट लाइफ साइकिल था, सेल्फ फर्टिलाइजिंग और ईजी टू क्रॉस ब्रीड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, कल्टिवेट ईजिली कर सकते थे। अब जहाँ पे भी उनको एक्सपेरिमेंट कराना है, एक्सपेरिमेंट के लिए आप प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, कल्टीवेट करा रहे हैं, तो उसके लिए ऐसा होना चाहिए नहीं कि आपको कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लगें। अगर सारे एफर्ट्स आप कल्टीवेशन में लगा देते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या करोगे। सो इस तरीके से शॉर्ट लाइफ साइकिल थी। शॉर्ट लाइफ साइकिल इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लंबी होती लाइफ साइकिल तो एक्सपेरिमेंट्स में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता, तो इसलिए शॉर्ट लाइफ का उन्होंने ये सेलेक्ट किया था पी प्लांट। और दूसरा था सेल्फ फर्टिलाइजिंग था, लेकिन इजी टू क्रॉस ब्रीड भी कराने में सिंपल था, एक्सपेरिमेंटली वो इजीली करा सकते थे। अब मेंडल ने जो पी प्लांट था, ठीक है, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स लिए थे। क्या 7 कैरेक्टर्स। ठीक है, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स उन्होंने चूज़ किए थे जिनके ऊपर वो स्टडी करने वाले थे। अब वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे वो हम देखते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल। तो देखो क्या क्या था। स्टेम लेंथ, ठीक है, स्टेम की लेंथ, दैट मीन्स पूरी प्लांट की लेंथ क्या थी, टॉल थी या ड्वार्फ थी। इसके जो भी कैरेक्टर्स थे ना, पाइसम सटाइवम के जो भी कैरेक्टर्स थे, ऐसा नहीं था कि उनके मिडल में कुछ था, जैसे कि टॉल है और ड्वार्फ है, या तो टॉल ही था या ड्वार्फ ही था। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक प्लांट तो था वो 7 फीट का था, एक 3 फीट का था, उसके मिडल में कुछ नहीं था कि 4 फीट का या 5 फीट का कोई प्लांट हो। इस तरीके से टॉल था तो टॉल था और ड्वार्फ था तो ड्वार्फ था। इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के लिए। फ्लावर पोजीशन देखें तो एक्सियल और टर्मिनल। ठीक है, एक्सियल थी, टर्मिनल थी। फ्लावर का कलर और शीट कोट कलर, ये यहाँ पे दोनों एक साथ इसलिए दिए गए हैं, काफ़ी चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है कि इसमें से ये है या ये है, बट ये दोनों ही हैं क्योंकि ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। अगर किस फ्लावर का कलर वॉयलेट होता है तो सीड कोट कलर ग्रे होता है। ठीक है, और अगर फ्लावर का कलर वाइट होता है तो सीड कोट कलर भी वाइट होता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, तो इसलिए आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं और ये भी कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से फिर था पोर्ड शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। आपने पी देखा होगा, जैसे पोर्ड शेप उसका जो आउटर कवर होता है उसकी शेप, ठीक है, इन्फ्लेटेड हो सकती है, और कंस्ट्रक्टेड थोड़ी सी सिकुड़ी हुई होती है और कुछ थोड़ी प्लेन होती है। तो ऐसे इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड होती है। पोर्ड कलर ग्रीन और येलो। ठीक है, और डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या मतलब है ये हम आगे एक्सपेरिमेंट्स जब पढ़ेंगे मेंडल के तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। कॉटिलेडन कलर येलो और ग्रीन, और शीट फॉर्म राउंड या रिंकल। ये जो 7 कैरेक्टर्स थे वो मेंडल ने स्टडी किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे कि जो लॉज थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स भी डिस्कस करेंगे मेंटल के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।